चलो तो मैं शुरुआत करता हूँ। 25 पूछा गया, मैं एक एक करके करता हूँ, ठीक है। 25th क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ बेटा, ध्यान देना जरा। क्वेश्चन नंबर 25। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, कह रहा टू आइडेंटिकल fifth ball each carrying a charge q are suspended from a common point by two string of equal length l. Find the mass of each ball if the angle between the strings is 2 theta. ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है भाई। ये देखो, ये 2 थीटा एंगल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और आपसे कहता है चार्ज क्यू है, फाइंड द मास। इसमें देखो जरा, एक तो चार्ज क्यू है ना, ठीक है। मास अगर इसका एम है तो इस पे वेट लगेगा mg, टेंशन टी लगेगा, और एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इन दोनों की वजह से बेटा, क्यू और क्यू की वजह से। और क्या दे रखा है, स्ट्रिंग की लेंथ एल है। अच्छा, स्ट्रिंग की लेंथ एल है, अब जरा ध्यान देना, स्ट्रिंग की लेंथ एल है, ये एल है, तो डेफिनेटली ये लेंथ क्या होगी बेटा, ये लेंथ, ये थीटा है ना, आधा एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, एल साइन थीटा। तो डेफिनेटली ये लेंथ भी क्या होगी, एल साइन थीटा। अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, टी के कंपोनेंट्स करते हैं। टी के कंपोनेंट्स, ये टी है, ये थीटा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और अपने को क्या चाहिए बेटा, डिवाइड कर देना, एम आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। शिवम बोला ये होना चाहिए था क्वेश्चन यार, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलो इसके बाद 26 और 28 पूछा गया है। 26 देखो, 26 बेटा देखिएगा सभी लोग। ठीक है, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, पर आप देखना बच्चों जरा। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा देखना जरा, यहाँ से फोकस है ऑन द क्वेश्चन नंबर 26। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं पर्टिकुलरली, बेटा सारे ही पूछ लिए तुम लोगों ने, 25, 26, 27 लाइन से मेरे पास वो सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। बेटा फायदा क्या हुआ होमवर्क देने का जब मेरे को ही सारे सोल्व करने थे। तो इसमें क्या कहते हैं, चलो पहले 26 देखो, ये दिया हुआ है, a particle of charge q placed directly below the separation 10 centimeter of the bob। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये q दे रखा है, q की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁴ है, ये है 2 इंटू 10⁻⁴। और इसमें मान लो q डैश का चार्ज दिया, तो कहता है कि what charge should the bob be given so that the string becomes loose, string लूज हो जाए। तो अब देखो इसके लिए बड़ी सीधी सी कहानी है बेटा, इसका mg नीचे होगा, और इसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन आ जाएगा के क्यू क्यू डैश अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस दे रखा है। और अगर रस्सी को लूज होना है ना, तो ये तभी होगा जब के क्यू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर ये किससे बैलेंस हो जाए, mg से बैलेंस हो जाए, ठीक है बेटा। ये तो देख लो जिसने वो 25 पूछा था। ये हो गया 25 हो गया बच्चे, 26 हो गया, सॉरी किसमें 26, 27, हाँ 27 भी देख लो।
देखो 27 देखो बेटा जरा, हाँ टेंशन जीरो लिया है बेटा, एब्सोल्युटली टेंशन यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा, टेंशन जीरो लेना पड़ेगा भाई। उसने बोला है ना लूज हो जाए, लूज होने का मतलब टेंशन जीरो, हर्ष हुड्डा, ठीक है। चलो 27 देखो इसके बाद। ट्वेंटी सेवन देखो, 27 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दो चार्ज दे रखे हैं, Q टू Q, इनके बीच में सेपरेशन है। कहता है कि where should a third charge C to be clamped on the table such that in such a way that particle A and B remains at rest on the turntable under the electrical forces, what should be the charge on C and where should it be clamped? मान लो ये कुछ यहाँ पे क्लैम्प किया गया और माइनस Q, नेगेटिव चार्ज होगा ये X है और डिस्टेंस दिया था क्या बेटा, नहीं दिया था, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा D माइनस एक्स। ठीक है, ये कहानी होगी कुछ। अब यहां से अगर हम सोल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों, तो अपने पास फोर्स बैलेंस करना है, फोर्स बैलेंस करना है, तो इसी पे कर लो ना फोर्स बैलेंस। देखो इसकी वजह से रिपल्शन आएगा और इसकी वजह से अट्रैक्शन आएगा, जरा चेक करो, ध्यान देना जरा, इनके इस पे फोर्स बैलेंस करो। पहले इसकी वजह से K2Q इंटू Q अपॉन बेटा कितना डिस्टेंस है D स्क्वायर शुड बी इक्वल टू KQ माइनस Q एक्स स्क्वायर। दिस वन इज द बेटा फर्स्ट इक्वेशन। और यहां पर एक बात देखो ना बेटा, यहाँ पे एक चीज है कि दो वेरिएबल है, एक तो x है और ये माइनस क्यू। अच्छा माइनस क्यू क्यों लिया है समझ आता है क्या ये, क्यों बच्चों मैंने चार्ज नेगेटिव ही क्यों लिया, ये बात समझ आती है क्या तुम लोग, ये बताओ मेरे को, मैंने ये नेगेटिव चार्ज क्यों लिया, क्या ये बात समझ आती है तुम लोगों को? भाई ये रिपल्शन है तो एक की वजह से अट्रैक्शन होगा ना, ठीक है। भाई एक की वजह से अट्रैक्शन है तो दूसरे एक की वजह से रिपल्शन था तो दूसरे की वजह से अट्रैक्शन होना चाहिए। हाँ कॉमन सेंस भी कह सकते हो। सेम चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये भी तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो इसकी वजह से रिपल्शन कितना होगा, इस पे इधर एक रिपल्शन आएगा इसकी वजह से, तो इसकी वजह से क्या आएगा अट्रैक्शन। जरा देखो ये क्या होना चाहिए, K2Q Q बाई डी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू KQ माइनस Q अपॉन अपॉन ये आना चाहिए D माइनस एक्स का कितना आना चाहिए, D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को बड़े डिवाइड कर दो तो तुम देखो ये LHS ये वाले फोर्सेस तो बराबर ही है ना, तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, सॉल्व करके देखो। ये 2Q आएगा, सही कह रहा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा, करके देखो बच्चे तुम। अब बेटा जस्ट करके देखो आप, बिल्कुल आपको जरूर आंसर मिलेगा, और कैसे किया है वो भी समझ लो आप। बेटा सामने इक्वेशन रखी है, बस उसे सॉल्व कर लो, डिवाइड कर दो दोनों को, you'll get that आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। 27 के बाद कौन सा पूछा था भाई तुम लोगों ने? 27 के बाद कौन सा पूछा था बेटा, एक बार रिपीट करो ना जरा। 28 एंड 29। चलो देखो जरा 28 एंड 29।
28th बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेटा बस मैं भी पढ़ लूँ फिर बताता हूँ आपको। फोर्स बैलेंस से नहीं आता है क्या बेटा? क्यों बच्चे, फोर्स बैलेंस से नहीं आता है क्या? मेरे हिसाब से तो बेटा फोर्स बैलेंस से आ जाना चाहिए। तुम एक काम करो ना बेटा, इसमें ऐसा है, जस्ट मिनट। ये है कहानी। एक्स का इलोंगेशन अगर यहाँ पे हुआ, क्या टोटल इलोंगेशन एक्स कह दो, टोटल इलोंगेशन एक में नहीं बेटा, टोटल इलोंगेशन अगर एक्स हुआ, टोटल इलोंगेशन एक्स हुआ तो ये लिख दो के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, नेचुरल लेंथ दे रखा है ना, नेचुरल लेंथ जो दिया है, एक मिनट रुको जरा, चार्ज इतना, assume the extension is small as compared to the natural length। ठीक है, as compared to the natural length, तो natural length की वैल्यू दे रखी है कि नहीं दे रखी है, एंड द नेचुरल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो एक काम करो ना बेटा, नेचुरल लेंथ जो है ना वो 0.1 है, और के एक्स, मैंने एक्स इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ये वैल्यू छोटी है। जरा निकालो बेटा, एक मिनट में मीटिंग कनेक्ट कर लूँ चैट बॉक्स वाली। जस्ट सेकंड बेटा, एक मिनट, आप लोग तब तक सॉल्व करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व करता हूँ। जस्ट मिनट बेटा, आप सॉल्व करिए।
अब बेटा आंसर निकालो जस्ट, मैं 1 मिनट इसका आंसर दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इसके बाद। जस्ट मिनट बेटा, मैं सॉल्व करता हूँ दूसरा वाला क्वेश्चन। चलो देखना जरा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर सबने निकाल लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था, उसे भी देख लो भाई। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन पूछ लिया यार बच्चों तुम लोगों ने। दैट इज नॉट गुड। ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था ना, एक एक क्वेश्चन वो तुमने चुन चुन के पूछा है। चलो, तो ये बताओ, ये 29 पूछना था कि नहीं पूछना था किसी को? किसने पूछा था 29 भाई? किसने पूछा था 29? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोग को? किसी ने 29 नहीं पूछा था क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों को? बेटा जस्ट एक मिनट, किसी ने पूछा नहीं था क्या? मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को, ये बताओ। ओहो, आई एम ऑडिबल और नॉट? बेटा मैसेजेस नहीं यार एक्चुअली। बेटा चैट बॉक्स पे चैट करो, बेटा चैट बॉक्स पे चैट करो प्लीज। आई हैड अ रिक्वेस्ट, एवरीबॉडी चैट ऑन चैट बॉक्स प्लीज। मैसेज नहीं जा रहा क्या वहां पे? ऑडिबल, दैट्स गुड। मैं लास्ट क्वेश्चन, क्या मैसेज नहीं आ रहा क्या चैट बॉक्स पे? जस्ट चलो, मैं अभी तो 29 सॉल्व कर दे रहा हूँ। चैट बॉक्स पे मैसेज करो बेटा। आई हैड अ रिक्वेस्ट एवरीबॉडी। ओके ओके। हाँ कई बार ये बेटा नेटवर्क इश्यू दिक्कत देता है। चलो ये बताओ, 29 किसने पूछा था? किसी ने पूछा था 29? तब आ रहा है 29 डाउट। चलो 29 भी देखो। ओके, a particle A having a charge इतना is held fixed on a horizontal table. A second charged particle of mass 80 gram stays in equilibrium on the table. Stays in equilibrium on the table at a distance of 10 centimeter from the first charge. The coefficient of friction between the table on this is इतना। रेंज ना बेटा इसमें देखो, अगर हम बात करें
अगर हम रेंज की बात करें, मुझे पढ़ लेने बेटा जरा क्वेश्चन। देखना बेटा जरा, इसमें जो जनरली तुम्हें जो करना है ना, मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से बस यही हो सकता है यार बच्चे। देखो जैसे ये है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, तो देखो एक लिमिट आएगी जहां पे के Q1 Q2/R² इज इक्वल टू म्यू एम जी। बेटा इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, मान लो यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, चार्जेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये K Q1 Q2/R², जो भी इस पे रिपल्शन आएगा वो किससे बैलेंस होगा, म्यू एम जी। अब इसमें ये देखो, इससे पास नहीं जा सकते, इससे पास जाएगा तो फोर्स और बढ़ेगा, और एक लिमिट के बाद म्यू एम जी फिर इससे ज्यादा कैंसिल कर नहीं पाएगा। तो रेंज की बात करता है तो तुम यहाँ रखो, इसके पीछे कहीं भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके आगे नहीं ला सकते तुम, क्योंकि इसके आगे लाओगे तो रिपल्शन बढ़ेगा और ये पुश करके उसे वापस भेज देंगे। जब मैं हॉरिजॉन्टल टेबल की बात कर रहा हूँ बेटा, वर्टिकल थोड़े बात करो। ठीक है, और इसमें एक चीज और, चार्ज भी मेंशन नहीं किया है इसमें। रेंज ऑन ऑफ द चार्ज सेकंड बोला है ना, चार्ज में अगर है तो फिर एक मेहनत और भी है, एक और मेहनत है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन वाला केस भी बनेगा, इसमें अट्रैक्शन वाला केस भी बन सकता है। अट्रैक्शन वाला केस भी बना तो मुझे ध्यान नहीं दिया कि चार्ज पॉजिटिव ही नेगेटिव। जस्ट अ मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा। 29th में अगर मैं बात करूं, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द सेकंड चार्ज इतना तो फाइंड द रेंज which the charge of its second particle may lie। हम्म, ना ना ठीक है ना बेटा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही कह रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे सॉल्व करो बेटा। बेटा बहुत माइन्यूट सा अंतर है, माइन्यूट सा अंतर है तो छोड़ दो, इतार तो जोदा भाई। हम्म, उतना कुछ कर नहीं सकते बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, इससे ही प्लस माइनस दोनों के लिए सेम ही रिजल्ट आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वैल्यूज में सेम ही आएगा बेटा, ठीक है। अरे चलेगा भाई, शिवन मात्र तो यार आस्किंग अ बिट सिली क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन दिया था ना मैंने, 52 किया कि नहीं किया, 52 तो सबसे पहले दिया था मुझे याद है। हाँ मुझे याद है, 52 सबसे पहले दिया था। 52 पूछना है क्या ध्रुव? देखो इसमें 52 देखो बेटा, मतलब मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ आज की, एक भी सवाल ऐसा था जो तुम लोगों ने पूरा किया हो, तो बड़ी बेटा देखो मतलब, अगर कोई ऐसा है कि जिससे एक भी नहीं हुए तो बेटा सीरियसली बड़ा इशू है, क्योंकि आलम ये था कि मैंने क्वेश्चन दिया, ऐसा लग रहा है मैंने खुद के लिए प्रैक्टिस करवा ली है। देखो जरा इसमें, ये क्वेश्चन वैसे ठीक है, ये क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ये सेपरेशन डी था बेटा। सबसे पहले तो एक काम करो ना, इस पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, इस पे फोर्स लगेगा क्यूई का, तो एक्सेलरेशन आएगा QE/m।
एक्सेलरेशन आएगा बेटा QE/m, ठीक है, पहली चीज। अब यहां से यहां तक जाने का समय तुम थर्ड इक्वेशन लगा दो, v²। ना v² क्यों कह रहे हो, यहां से यहां तक का समय पूछा है ना, तुम सेकेंड इक्वेशन लगाओ। सेकेंड इक्वेशन समय पूछा है, एस की वैल्यू कितनी है, d ½AT², और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2DM/QE रूट में। और ये समय यहां से यहां तक के जाने का है। क्वेश्चन में एक बात साफ साफ बोली है कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। क्वेश्चन में एक बात साफ साफ बोली है, कोलिजन इलास्टिक है। तो जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से वो, मतलब टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से वापस आएगा। तो इसमें होगा क्या ना, जितना समय उसे यहां से यहां तक जाने में लगा है उतना ही समय यहां से यहां तक आने में लगेगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस कहीं हुआ नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा ये नहीं होगा, आंसर जो हमारा होना चाहिए ना, इट शुड बी बेटा 2T, इट शुड बी 2T, इट शुड बी बेटा 2T, ठीक है बच्चे। जिन्होंने भी बेटा, जिसने भी मतलब पूछा था, देख लो बच्चे, ऑल ऑफ यू, आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस वन बेटा। बेटा जिसने भी देख लो, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब देख लो बच्चे कैसे किया है, दैट इज इम्पोर्टेंट नो। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अच्छा तुम लोग अगर देखो तो आज मैंने तुम लोग को 2 असाइनमेंट फॉरवर्ड करवाए थे, मिले क्या ये बताओ। आज मैंने 2 असाइनमेंट फॉरवर्ड करवाए थे। एक था जिसमें 4 क्वेश्चंस थे केवल, और एक में था जो डीपीपीस थी। चार वाला नहीं आया है, एक ही मिली है। चलो कोई नहीं, डीपीपी से एक क्वेश्चन लेते हैं। डीपीपी तो सबको मिल गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन लेते हैं। वैसे डीपीपी आसान ही है बहुत, इसमें डीपीपी ऐसा कोई बहुत मुश्किल या भारी भरकम वाला नहीं है ये। हम्म, क्वेश्चन नंबर 11 करो जरा इसमें। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, डीपीपी का क्वेश्चन, डीपीपी तो मिली है ना, क्वेश्चन नंबर 11 करो जरा, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 11। आई रिपीट बच्चों, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 11। क्या आंसर आता है बताओ। नहीं इसमें बड़ा सीधा है ना, ये तो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ये ऐसे है, आधे में ये कितना है बेटा, प्लस, और आधे में क्या है, माइनस। और यहां पर तुमसे कहता है
सेंटर पे, ये सेंटर है, यहाँ पे फील्ड निकालो। तो भाई इन दोनों की, इसकी वजह से प्लस की वजह से, याद करो जरा, एंगुलर बाइसेक्टर, और इसकी वजह से ये एंगुलर बाइसेक्टर, लेकिन ये टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स। इन दोनों का वेक्टर सम कहाँ होना चाहिए? इधर आना चाहिए भाई। प्लस की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स, हुआ कि नहीं हुआ अब ये बताओ। ठीक है बच्चों, दैट्स वेरी गुड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। पूरा डीपीपी बेटा बहुत आसान सा दिया है, सीरियसली बहुत डीपीपी आसान सी है। अच्छा, दूसरी वाली मिल गई, 4 क्वेश्चन वाली शीट मिली क्या? 4 क्वेश्चन वाली शीट, ये बताओ मेरे को। चेक करो। चलो मिल गई, दैट्स वेरी गुड। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करो। मैंने एक शीट भिजवाई है तुम्हें, केवल 4 क्वेश्चन है उसमें। एक आध तो कर भी लिया उसमें हमने। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा। कल ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने। इंसुलेटिंग से क्या फर्क पड़ता है देवे कुमार भाई? चार्ज नहीं कंडक्ट करेगा। फोर्स एक्सर्ट करेगा बिल्कुल बेटा। बेटा ये जो 4 क्वेश्चंस की डीपीपी दी है ना, जस्ट उसमें 3rd क्वेश्चन करो, 3rd क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन है, 3D वाला क्वेश्चन है, बस सही से करना बच्चों तुम लोग। दैट्स वेरी गुड, काफी लोगों ने कर भी दिया है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बिल्कुल ऐसा एक क्वेश्चन किया था बच्चे, मैंने बिल्कुल कराया था। लास्ट टाइम पे बिल्कुल ऐसा एक क्वेश्चन कराया था मैंने। दैट्स वो से बहुत सारे लोगों ने कर दिया। इट इज अप्रिशिएबल। किसी को पूछना है तो पूछ लो, मैं सॉल्व कर दूंगा। किसी को अगर डाउट हो तो फिर पूछ लेना बेटा, आई विल सॉल्व दैट वन श्योरली। देखो बेटा जरा, देखना जरा आप यहाँ से। ये जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस के पैरेलल है ये, है ना? जेड एक्सेस के पैरेलल है ये। अब देखो जरा, ये प्लस, ये माइनस, सॉरी सॉरी, प्लस है ये भी प्लस है। अब जरा तुम याद करो, ई की वैल्यू मैं के लैम्डा बाई आर लिख दे रहा हूं। ये ऐसे है, ये ऐसे। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एक इधर होगा और एक अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 1, E1 हो जाएगा। ई अंदर की तरफ है किधर, मतलब ई आई कैप माइनस ई के कैप। तो इधर लिख दो चलो, ई की कैप। इसको दूसरा ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, इसको सेकंड। इसकी वजह से देखो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे है, फील्ड ऐसे जाएगा। बताया था कल, कल यही केस लिया था, ऐसे जाएगा। तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट अंदर। तो E2 क्या लिखूं मैं, बताओ जरा बच्चों। E2 लिखूंगा माइनस ई आई कैप माइनस ई की कैप। क्या ये बात समझ आई इतनी? ये बताओ मेरे को अब। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? याद करो भाई, नीचे की तरफ, मतलब E3 कर दिया इसको। E3 क्या हो जाएगा?
2k लैम्डा बाई आर मतलब 2e माइनस जे कैप। और अब जोड़ दो, जोड़ोगे तो तुम्हें दिख जाएगा बेटा, ये देखो ना, ये नीचे की तरफ है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, बाकी जोड़ के आंसर आ जाएगा सीधे सीधे, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। शिवम बोरा बेटा थोड़ी मेहनत करो, ये सवाल पूछने का मतलब यह था तुमने कल मजे मार लिए या घर जाके पढ़ा नहीं है तुमने, समझे? तो पढ़ के आओ बेटा। ये तो अच्छी बात है कि किस्मत अच्छी है कि तुम ऑनलाइन बैठे हो, नहीं तो डांट ही खा रहे हो क्लास में मेरे से। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन दूं क्या और, एसएचएम का दूं एक क्वेश्चन, क्या कहते हो? एक क्वेश्चन एसएचएम का दूं, कल एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, कल एक क्वेश्चन किया था, याद है तुम लोगों को? हाँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एसएचएम के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मैं भी धीरे धीरे लेता रहूंगा इसमें, कमी नहीं है एसएचएम के सवालों की, यहाँ पे बहुत सारे लिए जा सकते हैं। इसका मास एम ले लेना। देखो जरा यहाँ से मैंने क्या किया है, ये चार्ज फिक्स्ड है ए कॉमा जीरो पे, ये चार्ज फिक्स्ड है जीरो कॉमा माइनस ए पे, कितने फिक्स्ड है, जीरो कॉमा माइनस ए पे, और सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, सब कुछ किस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, और ये माइनस क्यू है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि हमें शो करना है कि हम इसको अगर स्मॉल एक्स से डिस्प्लेस करें, ऐसे ऐसे डिस्प्लेस करें, बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कोई एमजी वेमजी मत लगाने लगना, ठीक है? इसको अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देकर रिलीज करें, तो जो इसका रिजल्टेंट, इसका जो मोशन आएगा दैट इज एसएचएम, और उसका हमें टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है? हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चार्ज फिक्स्ड है, मैं लिख दे रहा हूँ यार, नहीं तो, और ये भी फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है? ट्राई टू सॉल्व दिस। चलो, ठीक है ना, ये माइनस ए कॉमा जीरो होगा, बिल्कुल सही कह रहा हो यार बच्चे। आसान क्वेश्चन है ये। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेटा सब लोग कर लोगे, कोशिश करना अच्छे से। सही है, लक्ष्य तो अनिमेश तुम्हारा सही है, दोनों ने सही निकाला, दैट्स वेरी गुड शिवियन। काफी लोगों ने आंसर निकाल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड सही है, मैंने बोला ही था क्वेश्चन इतना कोई मुश्किल नहीं है। समीर थोड़ा गलत है तुम्हारा।
ठीक कह रहा है, हाँ सही कर लिया समीर तूने। हर्ष लोहिया तुम्हारा भी सही है। किसी को डाउट हो तो भाई पूछ लेना, मैं सॉल्व कर दूंगा इसे। देखना जरा बेटा, इसमें ये देखो ना, तुमने यहाँ पे शिफ्ट किया लेट से, और ये डिस्टेंस एक्स है, एक्स को छोटा लेना है। ये माइनस चार्ज था, ठीक है। इसकी वजह से अट्रैक्शन इधर, इसकी वजह से अट्रैक्शन इधर, है ना। क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स में, एफ कहता हूँ, क्या होगा ये, के क्यू, क्यू बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बेटा ये दूरी है ए, और ये कितना एक्स, ये ए और एक्स, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले ये बताओ, ये एफ की वैल्यू इतनी आएगी, पहले बताओ एफ की वैल्यू इतनी आएगी, ये बताओ यहाँ से, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर एफ थोड़े, हमें तो रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, हमें जानते हो क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। नीचे की तरफ कितना नेट फोर्स आएगा, तो ये देखो अगर ये थीटा है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये एफ है तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, इसका एफ कॉस थीटा, इधर से भी एफ, बेटा यहाँ पे एफ है तो यहाँ पर भी एफ, सिमेट्री से बिल्कुल एफ लगेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसका काम करेगा, टू एफ कॉस थीटा, समझ गए। और जरा वैल्यू रखो, यही मैं लिख दे रहा हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा टू टाइम्स एफ की वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू देखो बच्चे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू मैं बात करूं तो यहां से आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से टू के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स, और एक्स को निग्लेक्ट करेंगे ए के रेस्पेक्ट में क्योंकि एक्स छोटा लिया है हमने। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ जाएगा, टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इंटू एक्स। अब ये बताओ मेरे को, क्या ये यहां से प्रूफ हो जाता है कि एसएचएम है, क्या ये प्रूफ हो जाता है यहाँ से एसएचएम में, ये बताओ मेरे को पहले सब लोग जरा। टाइम पीरियड लिख पाओगे, टाइम पीरियड लिख दूंगा। टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन, ये जो भी टर्म एक्स के साथ आता है ना वो लिख दिया करो यहाँ पे, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, तो ए क्यूब ऊपर चला जाएगा। तुम पुरुष को नहीं, पूछना क्या चाहते हो भाई, क्या प्रूफ कर दे भाई। हम्म, क्या पूछना चाहते हो भाई, क्या प्रूफ करूं मैं। अरे एक्स के प्रोपोर्शनल, रिस्टोरिंग फोर्स जब एक्स के प्रोपोर्शनल होता है तो वो एसएचएम करता है यार, क्लास अटेंड कर लेते हैं भाई, पिछली वाली जब पढ़ाई गई थी। हैं बेटा ऐसे सिली मत पूछा करो क्वेश्चंस, तुम तो रेगुलर क्लास में पढ़ रहे थे, तुम जाके रिवाइज ही कर लेते यार, पिछली क्लास में एसएचएम पढ़ाया था। वैसे एसएचएम की जो क्लास हुई होगी उसमें ये बड़े सीधे सीधे बताया होगा भाई, रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल हुआ तो एसएचएम होगा। हम्म, थोड़ा पढ़ के आया करो यार, एबीसीडी वाली हालत कर देते हो पुरुष होनी तुम लोग हैं, इट्स नॉट गुड। एबीसीडी मतलब कि अब एसएचएम तो बेटा पढ़ना पड़ेगा ना, अब यहाँ तुम्हें कहाँ से पढ़ाते बताओ, है इलेक्ट्रोस्टैट्स छोड़ के एसएचएम तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना बच्चे। नहीं ये तो प्रॉब्लम आ रही तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी पड़े हुए जरूर देख सकते हो तुम बेटा। चलो, हाँ, तो काफी सारे क्वेश्चन की थोड़ी बहुत थ्योरी करते हैं यहाँ से अब हम लोग।
थोड़ी बहुत थ्योरी करते हैं। अच्छा, ये आज की क्लास में हम लोग एक थ्योरेटिकल सा हिस्सा है और उसे स्टार्ट करते हैं, विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बड़ा अच्छा हिस्सा है और आपको बहुत हेल्प करेगा। हेडिंग लिखो बेटा जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस हिस्से से, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, ये जो फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है, ये एक क्या कह सकते हैं, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट का जो मोटिव है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके इफेक्ट्स को समझना। मतलब फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने में बहुत हेल्प करता है। विजुअलाइजेशन समझते हो ना सभी लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने में बहुत हेल्प करता है और उसके इफेक्ट को विजुअलाइज करने में बहुत इफेक्ट हेल्प करता है हमारी। और यहीं से शुरुआत करो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्लीज राइट डाउन बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस helps electric field lines helps in visualizing the electric field and its effect and its effect इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने में या इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट्स को विजुअलाइज करने में हमारी मदद करता है। अब कैसे मदद करता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है? सबसे पहली लाइन मैं पॉइंट वाइज लिख पाता हूँ तो मुझसे समझने की कोशिश करना, काफी सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ये जो होती है ना, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइन से मतलब रियल, एक्चुअल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक्चुअल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बच्चे, ठीक है? ध्यान रखना, एक्चुअल में इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एब्सोल्युटली इमेजिनरी लाइंस होती हैं और इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके इफेक्ट्स को विजुलाइज करना या विजुलाइज करने में मदद करना। सबसे पहला काम ये हो गया। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं। ये कहां से प्रोड्यूस होती है बेटा? पॉजिटिव चार्ज से। हम ये मानते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? सोर्स है। ये क्या है बेटा? सोर्स है। दिस इज दी सोर्स। क्लियर हो गया? ये क्या है? सोर्स है। पहली चीज, इट बिहेव्स लाइक अ सोर्स। समझ आ गया बच्चों? उसके बाद देखो, ये तो सोर्स की तरह काम करेगा। उसके बाद समझना, हम्म ये नेगेटिव चार्ज पे जा करके टर्मिनेट होती हैं। किस पे जाके टर्मिनेट होती है बेटा? नेगेटिव चार्ज पे जा करके ये क्या होती है? टर्मिनेट होती है। मतलब ये समझ लो कि नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, इसके लिए किसका काम करता है?
सिंक का काम करता है। तो यहाँ से प्रोड्यूस होंगी, यहाँ पे जाके टर्मिनेट होंगी। ठीक है, नोट कर लो इन पॉइंट्स को पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सब प्रॉपर्टीज हैं, याद करनी है भाई, कुछ ज्यादा अकल नहीं लगानी। यू नीड टू लर्न बच्चों, ये तुम्हें याद करनी है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज का यूज हम आगे लगातार करते रहेंगे, लगातार। बेटा पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द सेकेंड वन। और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है बेटा, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई होगी तुम लोग को बच्चों। उसके बाद देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, भाई मैं इसके बाद नंबर नंबर भरने ना लिखूं, पॉइंट बताता जाऊंगा, तुम लिखते रहना अपने हिसाब से नंबर। जैसे ये कोई फील्ड लाइन है, लेट से ये कोई फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन है। ठीक है, और तुमसे बोलता है कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। क्या बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कोई पॉइंट है फील्ड लाइन के ऊपर, तुमसे कहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। हम इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होती है वो हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। नोट करो इसको। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट था। उसके बाद देखो, पांचवा पॉइंट भी यहीं देख लो। दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कोई भी दो फील्ड लाइंस जो होती है ना, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते, उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट किया है तो तुम देखो जरा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल हो गए। इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या हो जाएंगे? दो टेंजेंट पॉसिबल हो जाएंगे। अब दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं होता। एक वेक्टर के एक ही समय में दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। तो दो टेंजेंट का मतलब क्या हो गया? दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम ये कहते हैं फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है बच्चों, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, और ये तुम्हें बोर्ड में बहुत पूछता है यार बेटा, ये बच्चों बोर्ड में बहुत पूछता है। ठीक है, आई होप ये बात समझ आ गई हो। इसमें बेटा बस ये होता है, किसने पूछा है, देखो एक बच्चे ने पूछा ये वाला पॉइंट। बेटा ये है फील्ड लाइन और कहता है इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है, तो टेंजेंट प्लॉट कर दो। ठीक है, टेंजेंट क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट क्या देगा बेटा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, तो ये फिफ्थ वाला पॉइंट आई होप समझ आ गया हो। सिक्स्थ वाले पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। बेटा रट लो, भी मैं इसका एक्सप्लेनेशन या इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे जरूर मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बना सकता है। ठीक है बच्चों, इट
cannot form closed loop। बात क्लियर हुई? भाई चलो मैं हटाता हूँ थोड़ा इनको। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, पॉइंट अपने हिसाब से लिखते रहना। जैसे ये लाइंस हैं, तो इनके बीच का जो सेपरेशन होता है ना, मतलब सिंपल सी बात है, देखो लाइंस के बीच में जितना ज्यादा सेपरेशन होगा फील्ड लाइंस उतनी वीक होगी। लाइंस के बीच में जितना ज्यादा सेपरेशन होगा फील्ड लाइंस उतनी वीक होगी। तो फील्ड लाइंस क्या होगी? उतनी वीक होगी। और जितना कम सेपरेशन होगा फील्ड लाइंस क्या होगी? उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। मेरी बात समझ आ रही? फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा दूर दूर हुई उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां पे, मैग्नीट्यूड कम है। लेकिन जितनी पास पास हुई वो क्या हो जाएगा? उतना मैग्नीट्यूड हाई है वहां पे। ठीक है बेटा, दीज आर दी प्रॉपर्टीज वाई, और इन सब का कोई जवाब नहीं है, लिख लेना है बस तुम्हें। ठीक है बच्चे, भावेश जैन। ठीक है बच्चों, आई होप ये प्रॉपर्टी समझ आ गई हो आप लोगों को। देख लो इसे, मैंने ये बोला कि फील्ड लाइंस के बीच का जितना ज्यादा सेपरेशन होगा, इन लाइंस जितनी दूर दूर होंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना कम होगा। और जितनी पास पास होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, अब देखो जरा। अब जैसे यहाँ पर देखना, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ये पास पास रखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? पास पास रखे हुए हैं। तो फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू हो करके नेगेटिव पे ऐसे जाएगी। मतलब फील्ड लाइंस में बना रहा हूं, देख लो कैसे। ठीक है, इस तरीके से फील्ड लाइंस बनेंगी। इसमें जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो काफी सारी लाइंस तो क्या होगा, इसी पे जा करके एंड हो जाएंगी। अब सारी नहीं होती, लेकिन काफी सारी लाइंस एंड भी होंगी, काफी सारी कहीं और जाके एंड होंगी, लेकिन बहुत सारी लाइंस यहाँ पर क्या हो जाएंगी? एंड हो जाएंगी। और जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास पास रखे होंगे तो इस तरीके से ये फील्ड लाइंस बनाए। एक बात याद रखना, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, लेट से ये जो चार्ज है ये Q1 है, और ये जो चार्ज है -Q2। ठीक है, तो तुम अगर ध्यान दो तो मैंने क्या किया है, यहां पर ज्यादा लाइंस बना रखी, तुम देखो जरा। इस चार्ज के ऊपर ज्यादा लाइंस बनाई, इस चार्ज के ऊपर क्या बनाई मैंने? कम लाइंस। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पे बोलूंगा Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q2। मतलब सिंपल ये होता है, जिस चार्ज से फील्ड लाइंस ज्यादा एसोसिएटेड होती है, चाहे निकले या टर्मिनेट हो, जिस भी चार्ज से ज्यादा फील्ड लाइंस एसोसिएटेड होती हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया है उसके बेसिस पे मैंने बोला है। ठीक है, नोट करो बेटा जरा। साक्षी सिंह, तुम कौन सा लास्ट पॉइंट बोल रही थी? इससे पहले वाला क्या?
ओके, ये वाली बात जरा अच्छे से लिखना बेटा। अरे सुन लो यार, तुम लोग सुनते नहीं हो। मैं तो चैट देखना बंद कर दूंगा कुछ देर में, पता है। चैट देखो तो तुम लोग फालतू चीजें बहुत करते हो यार। हम्म, इससे हम परेशान है। इस पॉइंट में बेटा बस ये डायग्राम बना लेना है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनती हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा मैंने ये बोला कि जरा ये डायग्राम देखो। जो डायग्राम बनाया है ना बेटा मैंने, इसमें ध्यान देना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें ज्यादा लाइंस बनाई है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें कम लाइंस बनाई है। जब भी ऐसा तुम्हें डायग्राम में दे तो सिंपली तुम्हें क्या करना होता है कि जिस चार्ज के साथ ज्यादा लाइंस होती हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, जिस चार्ज के साथ लाइंस कम होती है उसका मैग्नीट्यूड कम। ये हम डायग्राम देख के बता सकते। आई होप मेरे ख्याल से सभी के सवालों का जवाब मिल गया होगा बेटा। मेघना व्यास बेटा, दिस इज द डेफिनेशन कह सकते। कॉन्वेंशन तो मत कहो यार। पहले ये इलेक्ट्रोस्टैट्स आता है, फिर करंट वारंट की कहानी आती है, ठीक है बेटा। नहीं बेटा, बस इतना ही बता सकते हैं सफारी की। सब कुछ ट्रू है बेटा। हर्ष लोहिया, हाँ तुम सही कह रहे हो। तुम सही कह रहे हो। तुम पॉइंट्स को थोड़ा अच्छे से नोट करो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्यों इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो तुम्हें समझ आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस पे आएंगी। फील्ड लाइंस बेटा, जेई ने बहुत सवाल पूछे फील्ड लाइंस पे। फील्ड लाइंस को अच्छे से समझने की बहुत जरूरत है अपने को, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखना बच्चों जरा, कुछ और प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज कहें काफी, जैसे यही चीज माइनस है ना, प्लस ले लेते हैं ना ना, हाँ ये प्लस, ये है प्लस। अब इन दोनों के लिए फील्ड लाइंस बनानी है। सिमिलर चार्ज हो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखना बड़ा बड़ा है मजेदार हिस्सा, सॉरी सॉरी। मतलब जब भी जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एग्जैक्टली ऐसा तुम्हें फील्ड लाइंस मिलती है। मतलब तुम ये डायग्राम देख के समझ सकते हो, फील्ड लाइंस भी एक दूसरे से दूर दूर भाग रही है। जैसे हमें पता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव या सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। तो ये डायग्राम तुमको ये दिखा रहा है कि ये जो लाइंस है ना एक दूसरे को पुश कर रही है एक तरीके से। ये लाइन एक दूसरे को पुश कर रही है, धक्का दे के बाहर भगाना चाहती है, दूर भगाना चाहती है मतलब। तो मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बोला था कि ये एक तरीके से इमेजिनरी कंसेप्ट है, और हमें ये बेसिकली क्या करता है, हेल्प करता है चीजों को एनालाइज करने में। इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके इफेक्ट को समझने में मदद करता है। तो हमें तो पहले से ही पता है कि रिपल्सिव है, बस ये डायग्राम देख करके हमें थोड़ा रियलाइज होना चाहिए कि भाई इस तरीके से रिपल्शन हो रहा है। मेरी बात समझ आई बच्चों ये? हम्म। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी है, मतलब और ये पॉजिटिव पॉजिटिव कहानी है। और अगर नेगेटिव नेगेटिव होते तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं यही डायग्राम वापस बनाऊंगा, बस ये एरो जो बाहर है ना वो अंदर की तरफ कर दूंगा। मतलब तुम्हें बनाना नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ। सेम डायग्राम उतार लो, बस जो एरो में पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं, यहाँ पे फील्ड लाइन क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। बस इतना फर्क पड़ेगा, एरो का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, और कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो ये भी हो गया बच्चों यहाँ से। अब देखो यहाँ पर
काफी सारी प्रॉपर्टी हमने कर ली। इन सभी प्रॉपर्टीज को याद रखना, जरूर याद रखना, सब काम की चीज है और सब पे सवाल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैं तुम्हें एक असाइनमेंट भी फॉरवर्ड करवा दूंगा, आज कल में तो नहीं, अब 2-3 दिन बाद ही होगा जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बट हाँ, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन जेई ने बहुत पूछे। तुम जेई वाली प्रीवियस ईयर की बुक्स उठा के या क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, तो बाद में क्वेश्चन मिल जाएंगे सीधे सीधे फील्ड लाइन के सवाल। एक तरीके से जेई में पूछा जाने वाला फेवरेट टॉपिक है ये, या पूछा जाता रहा है रेगुलरली। अब देखना जरा, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी नहीं है, बस वो फील्ड लाइंस है। और फील्ड लाइंस को देख करके हमें ये बताना होता है कि फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी। जैसे ये है, कभी भी तुम्हें अगर फील्ड लाइंस ऐसी मिल जाए, तुम ध्यान से देखना जरा, ये फील्ड लाइन, तो तुम ध्यान से देखो, मैंने एरो की डायरेक्शन सेम रखी है। दिख रहा है बेटा, एरो की डायरेक्शन सेम रखी है, एरो की डायरेक्शन सेम रखी है। और स्पेसिंग गैप भी क्या रखा है, सेम रखा है। तो अगर सेम डिस्टेंस पे है, सेपरेशन अगर सेम है, सेपरेशन अगर सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम हुआ। और क्योंकि मैंने सेम डायरेक्शन में सारे एरो बना रखे हैं, तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो एक तरीके से तुम ये कह सकते हो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ये किसका है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया बेटा ये चीज, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा नोट करो इसको। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ये पहली कहानी हो गई। उसके बाद देखना बच्चों जरा, नहीं ये प्रॉपर, ये तो बेसिकली अब तुम्हें इन प्रॉपर्टीज को यूज करके ही तो आइडेंटिफाई करना है, ये प्रॉपर्टी नहीं कहूंगा मैं, ये प्रॉपर्टीज को का एप्लीकेशन है कि उसे देख के आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, जैसे दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ, तुम्हें कुछ इस टाइप की मिल जाए, ये। अब तुम जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने किया गया है, ये मैंने सेपरेशन सेम रखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन इसमें एक फर्क इतना है कि तुम इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट डालोगे तो अलग आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे तो अलग आएगा। मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि मैंने सेपरेशन सेम रखा है, ठीक है। लेकिन अगर तुम देखो तो जो डायरेक्शन है ना, वो तुम्हारा सेम नहीं है, क्योंकि टेंजेंट क्या हो रहा है, टेंजेंट की वजह से बदल रहा है। टेंजेंट की वजह से क्या है बेटा, ये चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ ये बात, ध्यान रखना। आई होप ये बात क्लियर हो गई आप सभी लोग को। तीसरी एक और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं, एक और टाइप ऑफ फील्ड कह दो। अब यहां पे तुम देखो, इसमें देखो सेपरेशन भी अलग अलग हो रहा है, दिख रहा है, सेपरेशन अलग अलग है। तो सेपरेशन अलग अलग होने का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मुझे ये बताओ, क्या ये बातें समझ आई बच्चों तुम लोगों को। ये एक्चुअल में जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनसे उनसे ही यूज कर रहे हैं उनको हम लोग। लास्ट वाले में बेटा मैंने बस इतना बोला कि ये सेपरेशन बदल रहा है, तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है। और टेंजेंट की डायरेक्शन तो वैसे ही बेटा क्या हो रही है, अलग अलग होगी। तो ऑब्वियसली ना तो मैग्नीट्यूड सेम है और ना ही डायरेक्शन सेम है। हाँ बेटा, सेकंड और थर्ड दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म है दर्शन सोलंकी, सेकंड और थर्ड दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म है। ये इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है ना। भाई यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है।
आदित्य बेटा ये सवाल मत पूछो यार, कोई एग्जाम्पल मत पूछो, मैं तुम्हें कोई दूं अभी, नॉट पॉसिबल। तुम धीरे धीरे ये बेटा खुद ही समझ जाओगे। आदित्य मेहरा, आदित्य मेहर समझ आ रहा है बेटा, ये तुम्हें खुद ही बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आगे मिल जाएंगे, डोंट वरी, मैं कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ, ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई बेटा? तो क्या हो गया मैंने व्यस्त तुम्हें? कितना थर्ड वाला रगड़वा हो गया? सो जा रहे हो क्या तुम बीच बीच में? क्यों? कितनी बार रगड़वा हो गया यार? 2 बार तो मैं बता चुका, तीसरी बार तुमने खींच लिया, देख लो। ये मैंने लाइन बनाई है, ठीक है, दिख रहा है? और ये देखो सेपरेशन बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे सेपरेशन चेंज होगा फील्ड का मैग्नीट्यूड बदलता है, ठीक है। पहली चीज, फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? बदलता है। और अलग अलग पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे टेंजेंट इधर होगा, यहाँ पे टेंजेंट इधर होगा, तो टेंजेंट की डायरेक्शन ही फील्ड की डायरेक्शन होती है। फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो रही है? बदल रही है। फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है? बदल रही है। ठीक है बच्चों? आई होप ये बात क्लियर हो गई हो बच्चों तुम लोग को। तो ये बताओ अब, आई होप ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी बातें हम पढ़ चुके हैं फील्ड लाइंस के बारे में। इनके बारे में जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, मैं भी कराऊंगा। मैं एक्चुअली क्वेश्चंस को लेकर के बहुत रश नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग काफी सारे बच्चे मेरे को बहुत अलग अलग सवाल भेजते हो, बट अभी मैं क्वेश्चंस को लेकर के रश इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरी बहुत है, और जब तक थ्योरी हो नहीं जाती तब तक सवाल अच्छे से हम कर नहीं पाते। तो मैं क्वेश्चन आगे कराऊंगा, डोंट वेरी, बट यही है ना कि पहले थोड़ा थ्योरी तो पढ़ ले। थ्योरी इतनी सारी है कि सब एक साथ पढ़ाई भी नहीं जा सकती, धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो, ये बात हो गई। फील्ड लाइंस में इतना ही बताना है मेरे को। यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट, वो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो हेडिंग लिखो न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट मैंने कभी क्लास में बोला नहीं है, लेकिन तुम ये मान के चलो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। इनफैक्ट एक क्वेश्चन तो आज ही किया, लेकिन एज अ क्वेश्चन, एज अ थ्योरी मुझे ये बताना है। आप इसे थ्योरी कह दो, क्वेश्चन जो भी कहना है कह दो, बट पता होना चाहिए। देखो जरा यहाँ से, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, ये जो कंसेप्ट होता है ना, सिमिलर चार्ज कहना चाहिए। ये न्यूट्रल पॉइंट में लिख रहा हूं। सिमिलर चार्ज, दो केस बनते हैं, जब चार्जेस सिमिलर हो, जब चार्जेस डिसिमिलर। जब सिमिलर चार्ज होता है ना, सिमिलर चार्ज, अब वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और ये लाइन एक्सटेंड कर दो। न्यूट्रल पॉइंट बेसिकली होता क्या है? न्यूट्रल पॉइंट होता है कि जैसे ये दो चार्ज दिए हुए हैं, तो इन चार्जेस की वजह से जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इन चार्जेस की वजह से जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होता है? इन चार्जेस की वजह से जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां पर हम कहते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट है इस सिस्टम का। तो सबसे पहले ये बताओ, क्या न्यूट्रल पॉइंट की बात समझ आ गई? न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? पहली बात, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग बेटा, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये पहली चीज या पहली बात हो गई यहाँ पे। उसके बाद देखो जरा, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब सिमिलर चार्जेस में जरा डायरेक्शन बनाओ। ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सॉरी, इसकी वजह से पॉजिटिव, अवे, 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 ठीक है। जरा इस वाले पॉजिटिव चार्ज को देखो, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर और इधर। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है, और मैंने तुमसे बोला था कि जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उसी को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। मुझे ये बताओ, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो नहीं सकता, यहां भी नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो जीरो कहाँ होगा? यहीं पे होगा, जीरो यहीं पे होगा। तो ये चीज याद कर लो। याद जानते हो क्या करना होता है? कि जैसे दो सिमिलर चार्जेस हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन में के बीच में कहीं पर होता है, इसके बीच में ही कहीं होगा। पहली बात याद कर ली तुम्हें, ठीक है। और दूसरा, तुम्हें पोजीशन निकालनी है। लेट से ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, और ये दूरी कितनी है D। तुम्हें पोजीशन निकालनी है, तुम कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लो, लेट से यहाँ पर है, और ये दूरी क्या ले लो, x। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, D माइनस एक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो क्या लिखोगे, के Q1 बाई एक्स स्क्वायर, के Q2 अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और जहां इसको सॉल्व करके तुम x निकाल लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इसको सॉल्व करके तुम x निकाल लो, आंसर आ जाएगा। मतलब सॉल्व करना नहीं है, मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहानी होती है एग्जैक्टली exactly। ठीक है बच्चों, नोट कर लो जरा। ये तो सिमिलर चार्जेस की कहानी है। नोट कर लिया क्या बच्चों, ये बताओ, जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी नोट। बेटा जहां पर चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है चार्जेस की वजह से, उसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो ये सिमिलर चार्जेस के लिए है, ध्यान रखना। ये मैंने जो बताया ना बेटा, ये सिमिलर चार्जेस के लिए था। इसके बाद आता है डिसिमिलर चार्जेस। डिसिमिलर चार्जेस, डिसिमिलर चार्जेस के लिए आओ जरा। वैसे ही सॉल्यूशन में करूंगा जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था, बिल्कुल भाई। ये प्लस लिया, ये माइनस लिया, और ये लाइन बना दी, ठीक है। सबसे पहले इस प्लस की वजह से फील्ड की डायरेक्शन देखो, अवे अवे अवे, प्लस की वजह से। और जरा माइनस की वजह से देखो, माइनस की वजह से क्या होता है, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स और टूवर्ड्स, ये हो गया। अब यहां तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है ना। तो फील्ड जीरो नहीं होगी। फील्ड या तो यहाँ जीरो होगी या तो यहाँ जीरो होगी, ठीक है। एक Q1 Q2 कर दो, या तो फील्ड यहाँ जीरो होगी या तो यहाँ जीरो होगी। और फील्ड वहां पर जीरो होती है जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है। दोनों साइड नहीं जीरो होगी, उस जगह पे जीरो होगी जहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है। जैसे मैं मान लो ये कहता हूं कि माइनस मॉड Q2 इज लेस देन मॉड Q1, मतलब मैं कहता हूँ इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, मैं कह रहा हूँ। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड कम है तो डेफिनेटली न्यूट्रल पॉइंट यहीं पर आएगा, यहाँ पर। और ये सेपरेशन अगर D है, मैं इसको x कह रहा हूँ, तो मैं बस इतना बोलूंगा, इसकी वजह से इधर था डायरेक्शन, और इस पॉजिटिव की वजह से इधर। तो माइनस की वजह से देखो क्या आ जाएगा, के Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, के Q1 अपॉन D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, x निकाल लेंगे और हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। और मैंने ऐसा क्यों बोला है कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसी साइड न्यूट्रल पॉइंट होगा, ये तुम्हें सोचना है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि फालतू बात है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये पहले भी तो याद रखना है। सबसे पहले तो रट्टा ही मार लो यार ये बात, कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है ना, उसकी तरफ ही होगा न्यूट्रल पॉइंट।
अक्षत अग्रवाल तब नहीं होगा। मेहुल माथुर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाता है मेहुल माथुर, उससे भी आ जाता है। आदित्य सिंह तुमने सही बोला। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, ये बता दो मेरे को बच्चों, तुम लोग ये न्यूट्रल पॉइंट को लेकर के। हाँ बेटा, यहाँ पे एक ही न्यूट्रल पॉइंट है। ऑलवेज वन न्यूट्रल पॉइंट बेटा, मैंने दो चार्जेस वाला केस लिया, दो चार्जेस में तो एक ही आता है। दिव्य कुमार, सही कर रहे हो तुम। अगर दोनों चार सेम होंगे तो फिर न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा इस केस में। अगर दोनों चार्ज सेम हुआ ना, तो फिर बच्चे न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। बेटा प्रांशु, ये बहुत ही तुमने वाहियात सवाल पूछा है। कुणाल चारक, मैं तुम्हें भगा दूंगा अगर ये किसने इन्वेंट की थी, किसने बनाई थी, ये अगर तुमने पूछना शुरू किया तो है। मैं बेटा क्या साइंटिस्ट के नाम थोड़े याद करके बैठूंगा। चलो आज ये बताओ, न्यूट्रल पॉइंट क्लियर हो गया तुम सभी लोगों को? ठीक है। चलो, अगर न्यूट्रल पॉइंट क्लियर हो गया, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग करेंगे, तुम्हें डीपीपी वन दी उसे तुम सॉल्व करना, ठीक है? डीपीपी वन जो तुम्हें दिए ना, वो तुम पूरी अटेम्प्ट कर सकते हो, छोटे छोटे सवाल हैं, यू मे अटेम्प्ट ऑल दोस क्वेश्चंस, ठीक है? आज की क्लास इतनी रखते हैं, फिर नेक्स्ट वन पे मिलते हैं, ठीक है बच्चों? चलो आज के लिए फिर